नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा, जबरदस्त होगा और आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने आज फिर एक बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम रोहतक भाग 2 पढ़ेंगे और आज रोहतक डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर देंगे। रोहतक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हम बचे हैं वो रोहतक भाग 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि रोहतक भाग 1 नहीं देखा है तो रोहतक भाग 1 भी देखिएगा। और सीईटी जो हरियाणा जीके प्लेलिस्ट है, एक हरियाणा जीके फॉर सीईटी या सीईटी हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां प्लेलिस्ट में जाओ, कास्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में, और वहां पर जाकर आप देखो। तो आज रोहतक भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। रोहतक भाग 1 के अंदर अपना जो लास्ट में जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, लास्ट जो पर्सन था वो पर्सन ये था कि 1916 में एक समाचार पत्र निकला था 1916 में, और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? जाट गजट। 1916 में अपने पास में दोस्तों एक समाचार पत्र निकला था, उसका नाम क्या था? जाट गजट। और ये जो जाट गजट समाचार पत्र है ये किसने निकाला था? सर छोटूराम ने निकाला था। कौन सी भाषा में निकाला था? उर्दू में निकाला था। और ये समाचार पत्र कैसा समाचार पत्र था? तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से सारे दोस्तों को सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। 1916 में जाट गजट समाचार पत्र निकाला। जाट गजट समाचार पत्र सर छोटूराम ने निकाला था, उर्दू भाषा में, उर्दू लैंग्वेज में निकाला था। ये क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो क्वेश्चन आता है उसमें अपने पास में नाम आएगा कि ये जो रोहतक है ना दोस्तों, रोहतक अपने पास में पड़ता है। रोहतक, इस रोहतक में वैसे हाई स्कूल की नींव, रोहतक में दोस्तों वैसे हाई स्कूल, और इस रोहतक में दोस्तों वैसे हाई स्कूल की जो नींव है ना, वैसे हाई स्कूल की नींव ये कब रखी गई थी? 1921 में। और रोहतक में वैसे हाई स्कूल की नींव दोस्तों किसने रखी थी? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने रखी थी। महात्मा गांधी ने रोहतक में वैसे हाई स्कूल की नींव, महात्मा गांधी ने रोहतक में वैसे हाई स्कूल की नींव कब रखी थी? तो आप बताएंगे 1921 में महात्मा गांधी ने रोहतक में वैसे हाई स्कूल की नींव रखी थी। क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज का जिक्र यदि मैं करूं दोस्तों, तो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है ये 1924 अथवा 1926 में बना था। दोनों डेट ऑप्शन में मिले तो आप 1926 को चुनेंगे। किसी बुक में 1926 है, किसी उनमें 1924 है। दोनों डेट ऑप्शन में मिले तो आप 1926 को चुनेंगे, 1926 को। लेकिन ये जो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है ना दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा फेमस कॉलेज है। क्यों फेमस है? क्योंकि यह दोस्तों हरियाणा का पहला कॉलेज बताया जाता है। हरियाणा का पहला कॉलेज का यदि मैं जिक्र करूं तो हरियाणा का जो पहला कॉलेज है वो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज बताया जाता है, जो रोहतक में है, जो 1926 के अंदर बना था। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है मार्च 1929 का। मार्च 1929 में रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन किया गया था। किसान व मजदूर, ध्यान रखना दोस्तों, मार्च 1929 में रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन किया गया था। किसान व मजदूर सभा का आयोजन। लेकिन रोहतक में दोस्तों जो किसान व मजदूर सभा का आयोजन किया था, ये आयोजन किसने किया था? तो दोस्तों आप बता देना, ये जो आयोजन है ये अर्जुन लाल सेठी ने किया था, अर्जुन लाल सेठी ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष कौन थे या इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आप बता देना, मोतीलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है ना? यहां तक मेरे हिसाब से सारे दोस्तों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन किसने किया था? तो अर्जुन लाल सेठी ने किया था। और रोहतक में जो किसान व मजदूर सभा का आयोजन किया गया था, जो अर्जुन लाल सेठी ने किया था, ये कब किया था? मार्च 1929 में। लेकिन इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आप बता देना, इस सभा की जो अध्यक्षता है ना, वो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू के नाम से स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? राई सोनीपत में। और मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत में कब बना था? तो लाडलो आप बता देना, 1973 में बना था, 1973 में। क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1976 का। 1976 में यहां पर अपने पास में दोस्तों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बना था। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि महर्षि दयानंद जो विश्वविद्यालय है, ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कब बना था? तो आप बता देना लाडलो, 1976 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बना था। और कहाँ बना था? तो आप ये भी बता देना दोस्तों, रोहतक में बना था, रोहतक में। लेकिन 1976 में ही दोस्तों रोहतक में 1976 में ही दोस्तों रोहतक में आकाशवाणी केंद्र बना था, आकाशवाणी केंद्र। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि रोहतक आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 1976 में। रोहतक आकाशवाणी केंद्र कब बना है? तो दोस्तों रोहतक आकाशवाणी केंद्र बना है ये 1976 में रोहतक आकाशवाणी केंद्र बना है। और यह जो रोहतक आकाशवाणी केंद्र है, यह राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र, मतलब राज्य का, हरियाणा का पहला जो फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र है वो रोहतक है, जो 1976 में बना था। 1976 में ही महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बना था। महर्षि दयानंद जो विश्वविद्यालय वो 1976 में। तो यहां तक मेरे हिसाब से मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना और अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद भी मेरे साथ में बना के रखिएगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, जल्दी कीजिए। इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इन चीज़ों को आप साथ के साथ में लिख पा रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर साफ कर रहा हूं, ठीक है? वीडियो को यदि नहीं लिखा है दोस्तों आपने, तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए, वीडियो को पीछे कीजिएगा, बैक कीजिए और वीडियो को बैक करके इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है लाडलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते हुए चलेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं आएगी। सारे पॉइंट मैं क्लियर करवा दूंगा लाडलो, सारे पॉइंट मेरे साथ में आप बने रहें। और आपने यदि तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद में अपने पास में जो नाम आता है, उसके बाद में अपने पास में नाम आएगा 1991 का। 1991 में दोस्तों हरियाणा में एक रोहतक जिले के अंदर एक स्थान पड़ता है महम। और इस महम के अंदर दोस्तों एक चीनी मिल बनी थी, चीनी मिल। और ये जो महम चीनी मिल है ना लाडलो, ये जो महम चीनी मिल है, ये महम चीनी मिल कब बनी थी? तो 1991 के अंदर ही बनी थी। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि महम जो चीनी मिल है ये कब बनी थी, तो 1991 में महम चीनी मिल बनी थी। जैसे कुरुक्षेत्र में एक शाहबाद चीनी मिल है, वो कब बनी थी? 1984-85 में। जैसे यमुनानगर में एक सरस्वती चीनी मिल है, वो कब बनी थी? 1933 में। जैसे अंबाला में एक नारायणगढ़ चीनी मिल है, जो कब बनी थी? 1996-97 में। ऐसे ही लाडलो अपने पास में एक चीनी मिल जो रोहतक के महम में भी है, जो कब बनी थी? 1991 में। उसके बाद में अपने पास में बेहद शानदार क्वेश्चन कि हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। दोस्तों हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र यदि पूछा जाए तो हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि था, दैनिक हरिभूमि। ये हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र का यदि मैं जिक्र करूं तो हरियाणा के माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि है। और ये जो दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र है दोस्तों, ये कहाँ से निकला था? तो आप बताएंगे ये रोहतक से निकला था। और ये समाचार पत्र दोस्तों कब निकला था? तो आप बताएंगे 1996 में रोहतक से निकला था। क्लियर है? हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक
दैनिक हरी भूमि है, और ये दैनिक हरी भूमि समाचार पत्र ये रोहतक से निकला था। कब निकला था? 1996 के अंदर निकला था। यहां तक आप एक पॉइंट अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 2008 का। 2008 में भगवत दयाल 2008 में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बना था। 2008 में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बना था। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रोहतक में। कब बना था? तो आप बता देना दोस्तों, ये कब बना है? 2008 में। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए कहां है, तो रोहतक में। कब बना था? 2008 में। कब बना है? तो आप बताएंगे 2008 में बना है, 2008 में। ये क्लियर रखिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक आप क्लियर रखिए, सारे पॉइंटों को क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 2009। 2009 के अंदर रोहतक में IIM बना था। IIM से आप क्या समझते हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मतलब अपने पास में दोस्तों भारतीय जो प्रबंधन संस्थान है ना, भारतीय प्रबंधन संस्थान है और जो भारतीय प्रबंधन संस्थान जो रोहतक में है, वो भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक में 2009 के अंदर बना था। यदि क्वेश्चन पूछे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो रोहतक में। और भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक में कब बना था? 2009 के अंदर बना था, 2009 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 12 जनवरी 2017। 12 जनवरी 2017 को दोस्तों 21वां राष्ट्रीय युवा दिवस, 21वां राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2017 को 21वां राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया था? तो आप बताएंगे लाडलो, रोहतक में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? रोहतक में। 12 जनवरी 2017 को 21वां राष्ट्रीय युवा दिवस रोहतक में मनाया गया था। और यहीं पर 12 जनवरी 2017 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल बॉक्सिंग अकादमी की नींव रखी थी। नेशनल जो बॉक्सिंग अकेडमी है ना, उसकी नींव भी रखी थी। क्लियर हो जाना चाहिए भाई। 12 जनवरी 21वां राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? रोहतक में। कब मनाया गया? 12 जनवरी 2017 को। और यहीं पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल बॉक्सिंग अकादमी की नींव भी रखी थी रोहतक में। मेरे हिसाब से यहाँ तक सारे बच्चों को अच्छे तरीके से, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से दोस्तों नोट भी किया होगा। और यदि आप अच्छे तरीके से नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी कीजिए इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। वीडियो को आप साथ के साथ में शेयर करते चलिएगा दोस्तों, शेयर करते चलिएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, शेयर करते रहिए। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। इन चीज़ों को मैं एक बार साफ कर रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा, नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ बढ़ूंगा। बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको शायद अच्छी भी लग रही होगी दोस्तों। अब उसके बाद में अपने पास में नाम आता है इंडो ग्रीक सिक्के। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है इंडो ग्रीक सिक्के, जिसे अपन कह सकते हैं हिंद यूनानी सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी सिक्के हैं, ये कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों आप बता देना, खोखरा कोट से मिले हैं, खोखरा कोट से। याद रखना है, आपसे यदि क्वेश्चन पूछे इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी जो सिक्के हैं ना, ये सिक्के कहाँ से मिले हैं? हिंद यूनानी सिक्के, ये सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं, खोखरा कोट रोहतक से, ठीक है। क्लियर रखिएगा। उसके बाद में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि युद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, युद्धकालीन सिक्कों का जिक्र किया जाए तो युद्धकालीन जो सिक्के हैं ये भी कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से। लेकिन यदि आपसे युद्धकालीन मोहरे पूछ लें
तो नौरंगाबाद से। योद्धकालीन मोहरे कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद से। और नौरंगाबाद दोस्तों कहाँ है? तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर है, भिवानी के अंदर। क्लियर है? यहां तक आप अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। नौरंगाबाद भिवानी से अपने पास में क्या मिला है? तो आप बताएंगे दोस्तों योद्धकालीन मोहरे मिली हैं। और योद्धकालीन सिक्के पूछे, योद्धकालीन सिक्के कहां से मिले हैं? तो योद्धकालीन जो सिक्के मिले हैं वो खोखराकोट रोहतक से मिले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपसे यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, तो महात्मा बुद्ध की जो लाडलो प्रतिमा मिली है ना, ये कहां से मिली है? तो दोस्तों आप बताएंगे ब्राह्मणवास से मिली है, ब्राह्मणवास। और ये जो ब्राह्मणवास है ये कहां है? तो आप बताएंगे दोस्तों रोहतक में। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है? तो ब्राह्मणवास से मिली है। ब्राह्मणवास जो कहां है? तो आप बताएंगे ब्राह्मणवास जो रोहतक में, वहां से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली। क्लियर है? उसके बाद में भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि भगवान विष्णु की प्रतिमा कहां से मिली है या भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या भगवान विष्णु की जो मूर्ति है ये कहां से मिली है? तो दोस्तों एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मोहनबाड़ी। और ये मोहनबाड़ी जो कहाँ है? रोहतक में। इस मोहनबाड़ी रोहतक से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। ठीक है, याद रखना। याद है ना? सारे पॉइंट याद रखना अच्छे तरीके से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा कहां से मिली है? तो दोस्तों आप बता देना मोहनबाड़ी। और मोहनबाड़ी भी कहां है लाडलो? तो आप बताएंगे मोहनबाड़ी भी कहां है? तो रोहतक के अंदर पड़ता है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है? तो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है, महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कहां से मिली है? ब्राह्मणवास से। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है ना, भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है वो कहां से मिली है? तो दोस्तों आप बता देना रोहतक से मिली है भगवान विष्णु की। उसके बाद में दोस्तों नकुल दिग्विजय ग्रंथ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ है ना दोस्तों, नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ है, इस नकुल दिग्विजय ग्रंथ में किस शहर का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों आप बताएंगे रोहतक का वर्णन मिलता है, रोहतक का वर्णन। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है बोध ग्रंथ है, बोध ग्रंथ दिव्यावदान में। बोध ग्रंथ दिव्यावदान में कौन से शहरों का वर्णन मिलता है? हरियाणा के कौन से शहरों का वर्णन बोध ग्रंथ दिव्यावदान में मिलता है? तो आप बताएंगे अग्रोहा व रोहतक का वर्णन, अग्रोहा व रोहतक का वर्णन मिलता है। नकुल दिग्विजय में कौन से ग्रंथ का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों आप बताएंगे रोहतक का वर्णन मिलता है। बोध ग्रंथ दिव्यावदान में कौन से शहरों का वर्णन मिलता है? तो अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है, अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों तीसरी शताब्दी में हरियाणा के कौन से शहर में, हरियाणा के कौन से, तीसरी शताब्दी में हरियाणा के कौन से शहर में योद्धियों का बोलबाला हुआ करता था? तीसरी शताब्दी में हरियाणा के कौन से शहर में योद्धियों का बोलबाला हुआ करता था? तो तीसरी शताब्दी में जो योद्धियों का बोलबाला हुआ करता था वो रोहतक में ही हुआ करता था, रोहतक में। क्लियर है? तीसरी शताब्दी में योद्धियों का बोलबाला कहाँ हुआ करता था? तो रोहतक में हुआ करता था। यहां तक मेरे भाइयों और बहनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। और नहीं है तो जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं, आप वीडियो को शेयर कर देना। यहां तक आपने लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो साथ के साथ में चीजों को शेयर करते चलिएगा, साथ के साथ में इन चीजों को नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 1% दिक्कत आपको नहीं आएगी लाडलो, 1% दिक्कत। 1% दिक्कत किसे कहते हैं? वो एक किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। अब अपने पास में नाम आता है दोस्तों, यहां पर शिव का मंदिर पड़ता है, शिव का मंदिर। और ये जो भगवान शिव का जो मंदिर है ना, ये रोहतक में कहां पर पड़ता है? तो रोहतक में दोस्तों घड़ी सांपला में पड़ता है, घड़ी सांपला। और घड़ी सांपला जो कहाँ है? तो किलोई रोहतक में। घड़ी सांपला जो किलोई है ना रोहतक में, यहाँ पर प्रसिद्ध शिव का मंदिर पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में इसी रोहतक में ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर भी पड़ता है। ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर का जिक्र मैं करूं तो ठाकुर द्वारा जो भगवान परशुराम मंदिर है ना, ये कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे
ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर रोहतक में पड़ता है। शिव का मंदिर पूछे, शिव का मंदिर कहाँ है तो गढ़ी सांपला किलोई में है, और गढ़ी सांपला किलोई कहाँ है तो रोहतक में है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अपने पास में ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर भी है, और ये ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों यहीं पर रोहतक में एक दुर्गा मंदिर भी पड़ता है, दुर्गा मंदिर। और ये जो दुर्गा मंदिर रोहतक में है ना, इस मंदिर का शिलान्यास किसने किया था तो दोस्तों इस मंदिर का जो शिलान्यास है वो पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी, लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था। ललिता शास्त्री ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। दुर्गा मंदिर का जो शिलान्यास है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था, ललिता शास्त्री ने। क्लियर है। उसके बाद में बाबा मस्तनाथ का मेला, यहां पर अपने पास में एक मेला लगता है जिसमें सॉरी भैया, बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमनादास का मेला, बाबा जमनादास का मेला, बाबा जमनादास का मेला। उसके बाद में दुल्ला 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 माहोल्ला का मेला, दुल्ला माहोल्ला का मेला। और यहीं पर दोस्तों अपने पास में मेला लगता है शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला। क्लियर है। शिवरात्रि का मेला कहां पर लगता है रोहतक में, दुल्ला माहोल्ला का मेला रोहतक में, बाबा जमनादास का मेला रोहतक में, बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर लगता है रोहतक में लगता है। यहां तक मेरे हिसाब से सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके मन में दिल में नहीं होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपका सॉल्यूशन करूंगा। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करें। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास्ट क्लासेस के साथ में जुड़े और सबसे बेहतरीन, सबसे लाजवाब तरीके से हरियाणा जीके का अध्ययन करें। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहीं पर रोहतक में अपने पास में पड़ता है बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब जो गुरुद्वारा है, ये बंगला साहिब गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है रोहतक में पड़ता है। मांझी साहिब गुरुद्वारा, दोस्तों मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है रोहतक में पड़ता है। और लाखन माजरा, लाखन माजरा, लाखन माजरा गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है तो रोहतक में पड़ता है, रोहतक में। और ये जो लाखन माजरा गुरुद्वारा है रोहतक में, ये सिखों के 9वें गुरु से संबंधित है। और 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर था वो शहादत देने जा रहा था। जब गुरु तेग बहादुर शहादत देने जा रहा था तो लाखन माजरे गुरुद्वारे में, लाखन माजरा जो गुरुद्वारा है इस गुरुद्वारे में 13 दिन रुका था, 13 दिन, ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आती है शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली जो मस्जिद है ना दोस्तों, शीशे वाली मस्जिद कहाँ है तो रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद कहाँ है तो रोहतक में है। दीनी मस्जिद कहाँ है तो दोस्तों आप बता देना, दीनी मस्जिद के बारे में भी कहाँ बताया जाता है, दीनी मस्जिद भी रोहतक में बताई जाती है। काजी मस्जिद, काजी जो मस्जिद है ना दोस्तों, काजी मस्जिद, इस काशी मस्जिद का जिक्र भी कहाँ पर मिलता है रोहतक में मिलता है। और जो दोस्तों एक मस्जिद पड़ती है जिसका नाम है लाल मस्जिद, लाल मस्जिद, और ये जो लाल मस्जिद है ये कहाँ पर बताई जाती है रोहतक में। लेकिन जो रोहतक में जो लाल मस्जिद है ये रोहतक में कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आप बता देना, जो भिवानी स्टैंड है ना, भिवानी स्टैंड, इस भिवानी स्टैंड के ऊपर ये अपनी लाल मस्जिद स्थित है। क्लियर है। यहां तक मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंटों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी यदि दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। जल्दी कीजिए, मैं वरना साफ कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। फिर जल्दी करो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे करता हूं, आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चलेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। अपना प्यार सहयोग मेरे साथ में बना के रखिएगा। अब अपने पास में दोस्तों रोहतक में जो नाम आता है ना, उसमें नाम आता है अपने पास में
तिलियार झील, तिलियार झील कहाँ है? तो तिलियार झील दोस्तों, तिलियार झील अपने पास में रोहतक में पड़ती है। तिलियार झील रोहतक में पड़ती है। मैना पर्यटन स्थल, मैना जो पर्यटन स्थल है ना दोस्तों, मैना पर्यटन स्थल तो दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? तो रोहतक में पड़ता है। मैना पर्यटन स्थल कहाँ है? रोहतक में। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। और गौकर्ण तालाब यदि आपसे पूछे, गौकर्ण तालाब, गौकर्ण तालाब कहाँ है? तो गौकर्ण तालाब भी कहाँ है? तो आप बता देना, गौकर्ण तालाब भी रोहतक में है। उसके बाद में यदि आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवड़ी का उत्पादन, हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवड़ी व गज्जक का उत्पादन, रेवड़ी व गज्जक, अरे गज्जक का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों रोहतक में होता है। सबसे ज्यादा रवेदार चूना, रवेदार जो चूना खनिज है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा रवेदार चूना नामक जो खनिज है ये कहाँ पर मिलता है? तो सबसे ज्यादा जो रवेदार चूना नामक खनिज है ये कहाँ पर मिलता है? तो रोहतक में मिलता है, क्लियर रखिएगा। और हरियाणा राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान, हरियाणा राज्य जो फाइन आर्ट संस्थान है और हरियाणा राज्य फैशन जो डिजाइनिंग संस्थान है वो भी कहाँ है? रोहतक में। लेकिन अब अपने पास में रोहतक के दोस्तों प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है। रोहतक के प्रमुख व्यक्तियों का मजा आ जाएगा भाई, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो रोहतक में प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले अपने पास में नाम आता है सर छोटू राम का। सर छोटू राम जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 में। जन्म हुआ कहाँ? तो दोस्तों आप बता देना, घड़ी सांपला में। घड़ी सांपला, और घड़ी सांपला जो कहाँ है? किलोई रोहतक के अंदर पड़ता है, 24 नवंबर 1881 में। जिसका वास्तविक नाम क्या था रे? वास्तविक, सर छोटूराम का यदि वास्तविक नाम जाने तो सर छोटूराम का दोस्तों वास्तविक नाम रिचपाल था। रिचपाल सर छोटूराम का वास्तविक नाम था, क्लियर है। सर छोटूराम के यदि वास्तविक नाम के बारे में जाने तो सर छोटूराम का वास्तविक नाम क्या है? रिचपाल। सर छोटूराम ने दोस्तों वकालत है ना, वकालत, ये वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? आगरा कॉलेज से। और आगरा कॉलेज से वकालत की पढ़ाई कब की थी? 1910 में पूरी की थी। लेकिन वकालत की यदि शुरुआत के बारे में जाने कि सर छोटूराम ने वकालत की शुरुआत कब की, तो दोस्तों आप बताएंगे 1912 में। सर छोटूराम ने दोस्तों रोहतक में, सर छोटूराम ने रोहतक में जाट आर्य, जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव, जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव कब रखी थी? 1913 में। सर छोटूराम ने दोस्तों जाट गजट समाचार पत्र, जाट गजट समाचार पत्र रोहतक से कब निकाला था? 1916 में। किस भाषा में निकाला था? उर्दू भाषा में निकाला था। उसके बाद सर छोटूराम ने दोस्तों जमींदारी लीग कब बनाई थी? जमींदारी लीग का जिक्र करूं तो सर छोटूराम ने जो जमींदारी लीग बनाई थी वो 1924 में बनाई थी। प्यारे साथियों, सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? 1927 में मिली थी। और राव बहादुर की उपाधि, सर छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि कब मिली थी? तो दोस्तों आप बता देना, 1914 में मिली थी। और सर छोटूराम ने दोस्तों भाखड़ा बांध है ना, भाखड़ा बांध, उस भाखड़ा बांध का कार्य कब स्टार्ट करवाया था? तो आप बता देना, 1933 में करवाया था, 1933 में। और दोस्तों जो सर छोटूराम है इसको सर की उपाधि कब मिली थी? सर की उपाधि का जिक्र किया जाऊं, सर की उपाधि का जिक्र करूं तो सर की उपाधि 1937 में मिली थी। और दोस्तों सर छोटूराम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड, किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड कब बनाया था? तो सर छोटूराम ने दोस्तों किसानों के लिए जो मार्केटिंग बोर्ड है ना, ये मार्केटिंग बोर्ड 1938 में बनाया था। और सर छोटूराम को दोस्तों दीन बंधु की उपाधि कब मिली थी? तो सर छोटूराम को दोस्तों दीन बंधु की उपाधि 1943 में मिली थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई की आगरा कॉलेज से, वकालत की पढ़ाई 1910 में की, वकालत की शुरुआत 1912 में की। सर छोटूराम ने रोहतक में जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव 1913 में रखी। जाट गजट समाचार पत्र 1916 में रोहतक से निकला था। सर छोटूराम ने जमींदारी लीग की नींव रखी थी 1924 में। राय बहादुर की उपाधि 1927 में, राव बहादुर की उपाधि 1914 में। भाखड़ा बांध का कार्य शुरू करवाया 1933 में। सर की उपाधि मिली 1937 में। सर छोटूराम ने किसानों
विज्ञानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाया 1938 में। दीन बंधु की उपाधि मिली 1943 में सर छोटू राम को। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं उनमें आप शेयर करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं, नेक्स्ट पॉइंट का अध्ययन करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि अब हम एक और मसीहा के बारे में पढ़ेंगे जिसने ये कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, और मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था। देखो देखो लाडलो, अब अपने पास में नाम आता है पंडित नेकीराम शर्मा का। और पंडित नेकीराम शर्मा का यदि मैं जिक्र करूं, पंडित नेकीराम शर्मा का, तो भाई साहब का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? तो आप बताएंगे कैलंगा गांव में। और ये जो कैलंगा गांव है, आज ये कैलंगा गांव दोस्तों कहां पर पड़ता है? तो रोहतक में पड़ता, सॉरी पहले कहां पर था? रोहतक में। आज ये कहां है? भिवानी के अंदर कैलंगा गांव। ये पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था कैलंगा गांव, जो पहले हुआ करता था रोहतक में, आज भिवानी में। ये पंडित नेकीराम शर्मा जो बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक, उस बाल गंगाधर तिलक का स्वराज अभियान का सदस्य बना था। स्वराज जो अभियान है उसका सदस्य बना था 1916 में। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। उस वर्ल्ड वार में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा था? रोहतक। और रोहतक से सैनिक भर्ती हुए थे 22,144। इसका विरोध भी किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा ने दोस्तों भिवानी से एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम था संदेश। और ये संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1930 में निकाला था। और कौन सी भाषा में निकाला था? हिंदी भाषा में। क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो अपने पास में नाम आता है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जिसका संबंध दोस्तों किससे है? तो आप बताएंगे कुश्ती से है साक्षी मलिक। और जिसका जन्म एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है 3 सितंबर 1992 के अंदर हुआ था। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है ममता खरब। ममता खरब, ममता खरब, ममता खरब जिसे अपन गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। गोल्डन गर्ल के नाम से 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में जो लास्ट में हॉकी के अंदर जो गोल हुआ था वो ममता खरब ने किया था। गोल्डन गर्ल के नाम से इसी कारण से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा जिसका संबंध अभिनय से है, जिसने बॉलीवुड में 2002 में एंट्री की थी। और कौन सी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी? तो आप बताएंगे दोस्तों मानसून वेडिंग फिल्म से। मानसून वेडिंग फिल्म से इन्होंने एंट्री की थी। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है पूजा बत्रा। पूजा बत्रा का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे दोस्तों रोहतक से है, जो अभिनय से रिलेटेड है। अभिनय से रिलेटेड है पूजा बत्रा, अभिनय से रिलेटेड है। मनोज कुमार, मनोज कुमार जो किससे रिलेटेड है? अभिनय से। दोनों का संबंध अभिनय से रहा है। और दोनों का संबंध कहाँ से रहा है? रोहतक से ही दोनों का संबंध रहा है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है सुभाष घई। सुभाष घई। और अपने पास में नाम आता है अशोक घई। ये डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है सुभाष घई और अशोक घई। ये कहाँ से है? निर्माता व निर्देशक है। ये भी कहाँ से है? तो आप बताएंगे रोहतक से है। रोहतक से। केपी कौशिककार, केपी कौशिक, केपी कौशिक है। ये केपी कौशिक जो संगीतकार है, जो कहाँ से है? तो आप बताएंगे दोस्तों केपी कौशिक है संगीतकार, वो भी कहाँ से है? तो रोहतक से है। रोहतक से। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसका कॉल आ गया? देख ये चीजें ध्यान है ना, फिर ये चीजें अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें। केपी कौशिक है, ये संगीतकार है। कहाँ से? रोहतक से। सुभाष घई, अशोक घई कहाँ से? रोहतक से। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है जसविंदर नरूला। जसविंदर नरूला, जसविंदर नरूला। ये जसविंदर नरूला भी कहाँ से है? रोहतक से। जिसका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो सिंगिंग से, मतलब गायन से। गायन से जिसका संबंध रहा है, गायन संगीतकार है, ये भी हम कह सकते हैं। जिसका संबंध किससे रहा है? तो सिंगिंग से जिसका संबंध रहा है। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों रोहतक में आपको बहुत अच्छी लगी होगी और रोहतक डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि दोस्तों रोहतक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। मेरे साथ में इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी के लिए बने रहना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।